Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the chapter number 3 of the 10th class that is also very important, that is metal and non-metal. आज ये start करेंगे हम. First of all, you have to subscribe the channel. Okay. Now let's start the video. The question number 1 is, this is the channel logo beta. Here it is mentioned. Please subscribe. Let's start the video with the question number 1. The question number 1 is, name a metal which is the best conductor of heat. एक ऐसा मेटल का नाम बताना है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का. फिर आपको बताना है कोई ऐसे मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द ए पोर्शन जो आपका आंसर है बेस्ट कंडक्टर हीट का, आपकी बुक में मेंशन है सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है, तो जिसको कॉपर नहीं याद आएगा, अगर दो मेटल्स पूछे जाते हैं तो आप गोल्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ द बी पार्ट, बी वाला जो आंसर है वो देख लेते हैं. विच मेटल हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो आपकी बुक में मेंशन है, और जब मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाई थी वहां भी मैंने एक्सेप्शन को अलग से टेबल फॉर्म में बताया था. वहां पे मैंने बताया था कि गैलियम और सीजियम ऐसी दो मेटल्स हैं. These are two metals when you kept on your palm ना, वो मेल्ट कर जाती है अपने हमारी बॉडी की हीट से, हैंड की हीट से ही वो मेल्ट कर जाएगी. They have a very low melting point. Now the C part, the metals which do not react with the oxygen even at a high temperature. ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट ही नहीं करवा सकते. तो इस सी पोर्शन का आंसर है हमारे पास जो गोल्ड होता है या हमारे पास जो सिल्वर होता है, वो आपने ज्वेलरी की फॉर्म में पहन के रखा ना, हैंड में या कहीं भी, तो नेक में पहन के रखा है चेन की फॉर्म में, तो आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके नेक्स्ट डे कुछ और कंपाउंड बन जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी इनका रिएक्शन नहीं है. पानी में डाल देंगे सोना तो कुछ और ही बन जाएगा. दे डू नॉट रिएक्ट विद दिस. ठीक है. नाउ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. अब आपको ऐसी मेटल का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है. तो सबसे ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड. अच्छा, डक्टिलिटी क्या होता है भाई? ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल की प्रॉपर्टीज है. क्या प्रॉपर्टीज है? मैं एक तरीका है इमेजिनेटरी कि मैं उससे याद रखती थी. मैं ना आइसक्रीम को याद करती थी कि बड़ी मेलेबल टाइप की, तो मैं उसको ऐसे समझती थी कि कोई मेटल है, उसको हमने शीट में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेलेबिलिटी है. और जब डक्टिलिटी की बात आती थी तो मैं डक को याद करती थी, ये इसकी लंबी सी गर्दन है, तो मतलब मैं उसको अगर वायर में कन्वर्ट कर दूं तो डक्टिलिटी है. ठीक है. तो हमें बताना है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है. तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल. ज्वेलरी में आपने देखा है कोई फ्लावर बन रहा है, कोई चेन बन रहा है, कोई रिंग बन रहा है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एंड वायर. जब आप उसको वायर में कन्वर्ट कर लें तब डक्टिलिटी कहते हैं हम. ठीक है. तो मोस्ट डक्टाइल है हमारा गोल्ड. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर भी दिखा देते हैं. जो आपका बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर. गैलियम आपका सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट. इसमें एक एक मेंशन करना था, मैंने आपको दो दो आंसर्स बताए. सिल्वर और गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करते. ऑक्सीजन और वाटर किसी से नहीं, मतलब ऑक्सीजन और इसकी बात करिए वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या होते हैं जो जिसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हो ना, एसिड के साथ रिएक्ट करने की और बेस के साथ रिएक्ट करने की, उस चीज को हम बोलते हैं कि वो एम्फोटेरिक है. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें बताने हैं कि इनमें से कौन से हैं, तो वो आपको याद रखना है बच्चे कि जिंक और एल्यूमिनियम हमारे ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं. अगर किसी को ट्रिक पता करना है कि इसको कैसे याद रखना है तो देखो मेरी वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बताया है कि इसको कैसे याद रखना. जिंक एंड एल्यूमिनियम आर बोथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. यहाँ पे ये एम्फोटेरिक है और ये एम्फोटेरिक. ठीक है. अब एम्फोटेरिक में रिएक्शन भी करनी है, रिएक्शन आगे करते हैं, क्वेश्चन बनाया है मैंने. ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच शो एसिडिक एज वेल एज अ बेसिक कैरेक्टर. दोनों है इसके पास, रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ भी और एसिड्स के साथ भी, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल विद द कोल्ड एंड हॉट वाटर. ये भी एक ट्रिक था जो मैंने वहां बताया था, बहुत इजी ट्रिक था. सोडियम जो है, सोडियम तो वैसे ही हाईली रिएक्टिव होता है. सोडियम इज केप्ट इन द कैरोसिन ऑयल. तो सोडियम को हम अगर एयर में हम प्लेस करते हैं
सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज हमने सोडियम की पढ़ रखी हैं। तो सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको एयर के कांटेक्ट में लाने से या पानी के साथ जैसे ही सोडियम का रिएक्शन करते हैं हम वाटर के साथ जो कि कोल्ड वाटर है, तो ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है, इतना वॉयलेंट है, यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन इट कैचेस फायर। इसीलिए तो कहा कि इतना ये रिएक्शन वॉयलेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन इट कैचेस फायर। सिमिलरली अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर जो कि कोल्ड वाटर है, उसके साथ रिएक्ट करके ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये भी इवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनेंगे उन बबल्स के साथ कैल्शियम जो है वो क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो स्टिक कर जाता है, तो हमें ऐसे लगता है कैल्शियम इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। और ये हमारा जो है स्पेशल वाला तरीका याद रखने का कि मैगी तो भाई गर्म पानी में बनती है, ठंडे पानी में नहीं बनती। जो कप नूडल्स होते हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है पुट द हॉट वाटर इनसाइड द कप, है ना। तो आप क्या करते हो, मैग्नीशियम यानी मैगी को डालते हो वाटर में, लेकिन ये वाटर है आपका हॉट वाटर। यहाँ पे आपने रिएक्शन करी, बनेगा हाइड्रोक्साइड ही, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो तीनों रिएक्शंस किस तरीके से हैं टैबुलर फॉर्म में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट करता है वॉयलेंटली कोल्ड वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम रिएक्ट करता है वॉयलेंटली, लेस वॉयलेंटली, इतना वॉयलेंट नहीं है जितना ये, क्योंकि ये तो खतरनाक है। सो इट इज कैप्ट इन द कैरोसिन ऑयल, है ना, इसीलिए रखते हैं। तो वाटर के साथ ये भी रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करा, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ। तो कैसे याद रखना है, मैगी गर्म पानी में बनती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg जो है वो पानी में डाला हमने गर्म पानी में, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, तीनों में हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। रिएक्शन बहुत वायलेंट है, सबसे ज्यादा किसमें, सोडियम के केस में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस देखिए इवॉल्व की जैसे पीछे वाले रिएक्शन में, तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी मेटल की रिएक्शन करते हैं हम एसिड के साथ, स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेटल जो है उसका बन जाता है कैल्शियम। जैसे यहाँ पे सोडियम होगा तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा NaCl, मतलब सॉल्ट बनेगा मेटल का। प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, ये रिएक्शन होती है सिंपल सी। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय हम ले लें नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, तब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड लेने से अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी सारी है ना, दिस इज द हिंट, कितनी सारी ऑक्सीजन है, दिस इज द हिंट और द ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है जिसे याद रखो। कितनी सारी ऑक्सीजन है, इसके पास थी, इसके पास नहीं थी, इसके पास नहीं थी ना, इसके पास कितनी सारी ऑक्सीजन है। इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो ऑक्सीजन तो देगा। तो ये क्या करता है, ये किसी भी मेटल को जो है ये जैसे यहाँ पे मेटल के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी ना, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे देगा इसको और इसको वाटर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देगा, वाटर कन्वर्ट कर देगा इसको। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व बिकॉज द हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज नाइट्रिक एसिड। ओके, एंड ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसी ऑक्साइड में, या NO2 में, या N2O में, या NO में, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस की बदले में हमें हाइड्रोजन की बजाय वाटर मिल जाएगा। तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है, टू द हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगी, ठीक है। सिंपल सा रीजन ये है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, HNO3, इतनी सारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और ऑक्सीजन देगा दूसरों को फटाफट से। किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं वाटर में कन्वर्ट कर दिया इसने। नाउ जिंक ऑक्साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता देती हूँ बच्चे पहले। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, वाटर में कन्वर्ट कर दिया इसने, और खुद वो किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, या तो NO या NO2 या N2O, इसमें कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये जो जिंक का ऑक्साइड है इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वही पीछे वाला क्वेश्चन, एक जिंक का था और एक एल्यूमिनियम का था, ये दोनों क्या थे, एम्फोटेरिक थे। अब देख लेते हैं क्यों एम्फोटेरिक, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है, एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिस के साथ भी। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ, तो जिंक क्लोराइड दे देंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे देंगे, ठीक है। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट दे देंगे या सोडियम एल्यूमिनेट दे देंगे। तो देखते हैं रिएक्शंस, जिससे हमें पता चले, क्लियर हो जाए हमारा कंसेप्ट। तो दिस इज द रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये रहा एसिड HCl, मैंने कहा ना एसिड के साथ रिएक्ट करा, ZnCl2 बन गया, और हाइड्रोजन का जो है इसके साथ रिएक्शन हुआ तो H2O बन गया, हो गया, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन का क्या नाम होता है भाई, नेम इट, बताइए, जो नेम बताएगा उसको चॉकलेट भेज दूंगी मैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन ये था कि जो जिंक ऑक्साइड है अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेस के साथ, पहले एसिड के साथ, यहाँ एसिड के साथ रिएक्शन थी, अब बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम जिंकेट बना, Na2ZnO2, फॉर्मूला लर्न रखना है। सोडियम जिंकेट बना मतलब बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। कोई कोई रिएक्शन ऐसे होती है ना, नहीं रिएक्ट करता, कई सिर्फ कैपेबिलिटी रखते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है, एम्फोटेरिक, ठीक है। दिस इज क्लियर। वाटर दोनों रिएक्शंस में निकला है, आपको तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ZnCl2 और Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये याद रखना है। Now the next question. The next question is your fifth one. Why does calcium start floating when it react with water? This question is already done. You have to repeat on. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी आप कैल्शियम यानी मेटल की, कैल्शियम वाली मेटल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, मैंने कहा ये कोल्ड वाटर है, कैल्शियम और सोडियम का कोल्ड वाटर, मैगी बनेगी हॉट वाटर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये रिएक्शन थोड़ा लेस वॉयलेंट वाला बिहेवियर था इसका, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई जिसके बन गए बबल्स, ठीक है। इसके बने बबल्स, बबल के साथ स्टिक कर गया हमारा कैल्शियम, तो ऐसा लगेगा कि ये फ्लोट कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो इट स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है। नाउ इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। द आंसर इज, ये रहा रिएक्शन कि इसके साथ रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बने उसके साथ स्टिक कर गया कैल्शियम एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसका बी पार्ट है, नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इट इज ऑलरेडी डन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। आप अपनी सोने की जो रिंग है, गोल्ड की या चांदी की जो रिंग है या चेन है, वो डाल दो पानी में, सुबह तक उसका ऐसा नहीं है कि कुछ और ही बन जाएगा। दे डोंट रिएक्ट, कौन कौन, गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देख लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज द रिएक्टिव मेटल बट स्टिल इज यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ द फूड आर्टिकल। एल्यूमिनियम हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर यानी ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट हमारे आसपास उसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है जैसे ही बनेगा ना, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा। इस चीज के लिए प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है, ये कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। आयरन को हम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर या मॉइस्चर जब भी रखते हैं तो आयरन को रस्ट लगता है ना, एल्यूमिनियम को नहीं लगता। एल्यूमिनियम की फॉयल आपकी वैसे ही शाइनी अपीयरेंस वाली रहती है हमेशा के हमेशा। वो क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है वो बना देता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम की ही प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो आपने देखा कि आपको दिख नहीं रहा है वो शाइनी अपीयरेंस के, उसके ऊपर नहीं दिख रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन वो जो उसके ऊपर लेयर है वो उसने इतनी जल्दी बना दी, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, सो आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए फॉर द फूड पैकेजिंग, ठीक है।
फॉर द पैकिंग ऑफ द फूड आर्टिकल्स, इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इस रिएक्शन ने बताया। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर में लिखा है इट इज अ हाईली रिएक्टिव व्हेन इट इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर, इट इज कवर्ड विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, से ये कवर अप हो जाती है। दिस एयर, ये जो है ये क्या नहीं करती, फिर ऑक्सीजन को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देती, यानी फर्दर जो है कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर ये लेयर बन जाए तो। Thus, after the formation of this protective layer, aluminium become resistant to the corrosion, हो गई resistant. It is because of this reason aluminium is a highly, इसी reason की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि बहुत highly reactive metal है और इसको फूड पैकिंग में यूज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यूज होती है, ये भी लिखा है, बट स्टिल इट इज यूज्ड, मैं तो नहीं यूज करती। ठीक है। Now question number 7, state what would happen if some zinc pieces are placed in the blue copper sulfate solution। बताइए, ये हैं कुछ बहुत अच्छी वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो किस बेसिस पे हम लिखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे या एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम लिखते हैं। क्या होती है भाई वो सीरीज, वो भी एक ट्रिक से लर्न करवाई थी, कौन बताएगा भाई ट्रिक, जल्दी से लिख दो जिसको आता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक से हमने लर्न करा था। ट्रिक यहाँ कहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है यहाँ तो आएगा नहीं, हम यहाँ लिख देती हूँ। तो करीना ने कार मांगी, ऑल्टो देन फरारी, सुनकर पब्लिक ने हंसकर कल्टी मारी। क्या कहा पब्लिक ने, चांदी सोना प्लैटिनम देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज अगर लर्न हो गई तो आपको सारे के सारे इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सीरीज मैंने लिख दी है, आपको भी ट्रिक से लर्न करना है। ट्रिक लर्न करने के लिए जाइए वीडियो में, वीडियो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, आपको क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है सबसे पहले कि जिंक के कुछ पीसेस को आपने डाला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। आपके पास जी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, लो जी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया, उसमें आपने डाले जिंक के कुछ पीसेस। तो जिंक देखिए द रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो हायर आपने लिखे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं एज कंपेयर टू द लोअर वन। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर का, बीच में डाल दिया हमने जिंक के पीसेस डाल दिए, तो जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, इसका मतलब जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर होके वो कलरलेस में चेंज कर देगा, यानी जिंक फटाफट से कॉपर सल्फेट से सल्फेट को हटाएगा, खुद उसके साथ लग जाएगा और कॉपर को निकाल देगा धक्के मार के बाहर। तो दिस इज नोन एज, धक्के मार के बाहर निकालना इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हो गई है डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन अब यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा और कॉपर का आपको कलर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट वाली, दिस इज डन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला था बच्चे, अब सेकंड कर रही हूँ। सम कॉपर पीसेस आर प्लेस्ड इन द ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन। अब आपके पास है फेरस सल्फेट का सोल्यूशन, ये रहा फेरस, इसके साथ मैं बना देती हूँ सल्फेट। आपने यहाँ बनाना रिएक्शन में कि आपके पास कॉपर के पीसेस थे, उसको आपने डाला आयरन सल्फेट में और वो आपके पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन था। फिर क्या हुआ, आपने देखा कि आयरन सल्फेट में आयरन तो ऊपर है सीरीज में और कॉपर जिसको आप डालना चाहते हैं वो तो नीचे है सीरीज में, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये गठबंधन तो नहीं टूटेगा, इसका मतलब कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सीरीज लर्न करने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द थर्ड वन इज, अब आपने क्या किया, एक आयरन का नेल जो है वो डिप कर दिया कॉपर सल्फेट में। आपके पास था आयरन का नेल, आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। यही रिएक्शन का उल्टा कर रहे हैं, अब आयरन ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है, इसका मतलब आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फटाफट से आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा और कॉपर को धक्के मार के बाहर, यानी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम करेंगे आंसर को चेक। इफ अ स्ट्रिप ऑफ अ जिंक इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, है ना, फेड हो गया।
आपके पास बनेगा कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और आपके पास रेडिश ब्राउन कलर की कॉपर मेटल दिखना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुई। दूसरा क्वेश्चन, जब आपने कॉपर डाला आयरन सल्फेट में जो कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन था, तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, नो। ठीक है। थर्ड, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, जब आयरन नेल को आपने डिप किया फिर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है फिर से वही, क्योंकि आयरन जो है वो क्या है, रिएक्टिव है बच्चे, वो कॉपर को धक्के मार के कर देगी बाहर। लो जी, इसने कर दिया धक्के मार, खुद लग गया, कॉपर आ गया बाहर रेडिश ब्राउन कलर का, और इसका जो कलर था इस सोल्यूशन का वो हमें दिखना शुरू हो गया, ग्रीनिश कलर का था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक मेटल है X जो कंबाइन कर रही है Y के साथ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास एक कंपाउंड बना जिसका नाम था Z। चलिए कर लेते हैं ट्रांसफर, ये तो सुना होगा, सोडियम, इसने करना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको, ये कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास है ना। तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ेगी, फिर बताती हूँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनसे बन जाएगा मेरे पास ये मेरे पास Z आ गया, इसको मैं एक्सपोज कर लेती हूँ, ये Y और ये Z। अब इन्होंने बोला है कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हूँ, इसका मैंने उसको दे दिया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, इसने दिया है ना, जिसने लूज किया उस पर प्लस, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसका अटोमिक नंबर 11 था, इसको तो 10 बनाना था, नोबल गैस अटेन करनी थी, तो इसको जो एक एक्स्ट्रा दिख रहा था, इसने कहा चल मैं तुझे दे दूँ। इसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, और इसको अटेन करना था अटोमिक नंबर 18 के अकॉर्डिंग, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह चाहिए थी, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने ये जो ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन है ये ले लिया, तो एक के पास पॉजिटिव दूसरे के पास नेगेटिव, बन गया NaCl। इसका नाम है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इन दोनों के बीच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विच इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में बना आयनिक बॉन्ड। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, ये तो मैंने बता दिया आपको। द सेकंड वन इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्यों, बिकॉज दीज आयंस हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये जो है हमारे पास, इनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन में डिजोल्व होते हैं, ये नहीं होते। सॉल्ट को ऑयल, कैरोसिन ऑयल में डिजोल्व, पेट्रोल में डिजोल्व करके देखना नहीं। विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे अगर सॉलिड स्टेट की बात करें ना, तो ये कंडक्टिविटी नहीं करते, ये कंडक्शन शो नहीं करते। लेकिन अगर आप इनकी मोल्टन स्टेट की बात करें ना, आप इसको पानी में घोल दो, अगर आप सॉलिड फॉर्म में शो करेंगे कि NaCl कंडक्टिविटी करे, तो नहीं करेगा। मोल्टन स्टेट में अगर आप इनको ले आते हैं, अगर मोल्टन स्टेट में मतलब आयनिक फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ले आते हैं, तो आपको पता है आयंस कंडक्शन करते हैं। फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी you have some ions, you have some free electrons for the conduction। तो यहाँ पे आयंस मिल जाएंगे मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बॉन्ड बनाया है। तो अब देख लेते हैं आंसर हमारे पास, जो X है जिसने लूज किए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो है हमारे पास मेटल, जिसने गेन किए वो है नॉन मेटल। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये इसने लूज किया, इसने गेन किया, ये नॉन मेटल है। केमिकल बॉन्ड जो इनसे बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जेड जो बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल भी दे देते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, किसमें, कैरोसिन में, पेट्रोल में। जो Z है, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो कंडक्टिविटी नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्योंकि उसके पास फ्री आयंस होंगे, तो वो कंडक्टिविटी कर सकता है। ये देखिए, आयंस फ्री होंगे फॉर द मूवमेंट, क्योंकि आयंस चाहिए या इलेक्ट्रॉन चाहिए कंडक्शन के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी
we will do. The next question is 9th question. By the transfer of electron, आपको illustrate करना है the formation of a bond between in the magnesium chloride. ये है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब इसमें आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है और फिर बताना है कि इसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। आइडेंटिफाई द आयन विच इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। चलिए ये वाला कर लेते हैं। नाउ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 282, क्योंकि यहाँ तक 10 हो गया देन 2। कैसे लिखा ये 2 8 8 18 18 32 आपको इस सीरीज में लिखना होता है, ठीक है। ये क्या है, शेल्स हैं, KLMN, हम इस तरह से शेल्स लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल करते हैं। तो इस तरह से हम लिख रहे थे ये शेल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हमने, इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो हम 282 ऐसे लिखेंगे। अब ये वाले जो 2 है ना, ये इसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ तक इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना तो ये बन जाएगा एक तरह से नोबल गैस को अटेन करने वाला। every element want to attain the stability, every element want to attain the noble gas configuration so that their stability will increase। तो ये भी इसको जो बाहर के दो जो आउटर शेल में दिख रहे हैं ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि कोई ले ले। तो ये रहा मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ आई हैव टू मेक द Cl। अब Cl जो क्लोरीन है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 और 7। अब ध्यान से देखिए, मुझे बनाना है 2 8 8, इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल बिकम 288। किसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288? आर्गन की। इट वांट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन, तो ये चाहता है एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहीं से आ जाए। अब Cl कितने हैं बच्चे? 2 है, मतलब एक और अभी Cl है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन दोनों को दिख रहे हैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन, तो एक Cl इधर है एक इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी बन गए। अब इस ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर शिफ्ट करवाते, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ने अपने को बना दिया 2 पॉजिटिव, Cl को बना दिया नेगेटिव, इस Cl को बना दिया नेगेटिव, हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बन गया बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? आयनिक बॉन्ड बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमने बना दिया, आयंस विच आर आयंस ये है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। नाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो अब यहाँ पे जो हमने आयनिक कंपाउंड ये बनाया है MgCl2 जिसका नाम है, वो सॉलिड है, उसका रीजन बताना है आपको। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले पार्ट का मैं आंसर बता देती हूँ, सारे इकट्ठे नहीं करेंगे। ये रहा वो डायग्राम जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया Mg2 पॉजिटिव। आप Cl के ऊपर एक नेगेटिव बना के Cl के आगे 2 शिफ्ट जरूर कर सकते हैं। आपको अलग अलग से नहीं लिखना है Cl नेगेटिव, तो आप एक ही Cl नेगेटिव लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, लेकिन 2 उसके बाहर लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है जो ऑलरेडी आई हैव डन। ये क्या लिखा हुआ है भाई? Ionic compound are solid because the particle which make up the ionic compound held together by the strong electrostatic forces of attraction की वजह से वो solid form में होते हैं। Already ये discuss हो चुका है, ठीक है। Now the 10th question, 10th में first part क्या है? Write the 2 properties of the gold। I think ये भी मैं बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे बताइए। मैंने याद करने का तरीका भी बताया है, ये आइसक्रीम और एक डक, ये याद रखना है आपको। तो इसका मतलब ये क्या है कि उसके पास है मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, यानी शीट में कन्वर्ट करने की, अपने आप को इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर देने की प्रॉपर्टी है गोल्ड के पास। और ये है डक, यानी उसके पास है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी से हम याद रखते हैं कि हम वायर्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए तो इतनी सुंदर सुंदर और ज्वेलरी उससे बना सकते हैं। Now the second question, name the 2 metal which are the best conductor of heat। already done, silver and आप कॉपर लिख सकते हैं, अगर कॉपर नहीं याद आता है तो आप गोल्ड लिख सकते हैं। Now name the 2 metals which melt when you kept them on your palm। already discussed, gallium and cesium, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है।
नेक्स्ट चलिए आंसर देखना होगा कई बच्चों को, तो लो आंसर देख लो। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिर से मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है। आई थिंक मुझे एक होमवर्क देना चाहिए, इसको ट्राई करो बच्चे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एटॉमिक नंबर आपको दिए गए हैं। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। कैल्शियम अटोमिक नंबर कितना है बताना जरा, 20। ट्राई करिए इसको, 2 8 8 2, काउंट कर लीजिए, 2 और 8 10 हो गए, प्लस 8 18 हो गए, प्लस 2 20 हो गए। अब ये जो आउटर वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको मैजिक नंबर याद रखने हैं, 2 8 8 18 18 32, ऐसे कुछ सीरीज लर्न कर ली। अब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये मुझे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो नहीं चाहिए कैल्शियम को। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना, तो वो आर्गन की तरह यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। तो वो स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल भी नहीं मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको निकालने हैं, तो वो बनना चाहता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन जो साथ में अटैच है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको लिखूंगी 2,6 इस तरीके से। अब वो ऐसा है 2,6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अगर आप उसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में कि आना चाहिए था ये वाला नंबर 2 और 8, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने हैं, तो वो 2 नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा, ये 2 पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा। दोनों को कंबाइन कर दें हम तो बन जाएगा CaO। तो ये 2 लूज करेगा, ये 2 गेन करेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये वाली चीज इन दोनों के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड, और ये बन जाएगा फिर आयनिक कंपाउंड। बनेगा कि नहीं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ जो शो करना है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसको कैसे बनाना है आपने, शेल्स की फॉर्म में बनाना है, शेल्स की फॉर्म ऐसे कर, दिस इज कैल्शियम फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, ऐसे लिख रहे थे ना हम कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। तो ये है फर्स्ट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाने हैं, ये बना दी। नेक्स्ट वाले में आपको 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गए। उससे बाहर वाले में आपको फिर से 8 बनाने हैं, बना देना। उससे बिल्कुल लास्ट वाले में ये 4 शेल जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बनाने, और ये दोनों जो हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन की भी लिख लेते हैं, कितना एटॉमिक नंबर था 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इस तरह से लिख रहे हैं 2,6, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन डॉट लगा देती हूँ, ऑक्सीजन ये इसका फर्स्ट शेल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड देन उसके पास जो सेकंड शेल है उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 5 6 ये, लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर आपको कैल्शियम के जो हैं शेल्स 1 2 3 कम कर देने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देना, और ऑक्सीजन जो है हमारा उसमें 1 और 2, और ये जो 2 है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको 2 8 8 करने हैं, यहाँ पे 2 और 8 कर देने हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है आपका ये पहला कैल्शियम इस तरह से था, ये ऑक्सीजन इस तरीके से था 2,6, और बाद में इस तरीके से हो गया। और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसने नहीं लिखा उसका गलत हो जाएगा भाई। कैल्शियम 2 पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये करेगा लूज इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम and the formation of a bond is known as a ionic bond and the compound thus formed is known as a ionic compound। जैसे मुझे सब बातें याद है, एग्जाम से पहले आपको ये सारी बातें लर्न होनी चाहिए। आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस का रास्ता नहीं भूलते ना हम जब स्कूल से वापस आते हैं, वो क्यों, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग द पाथ डेली, है ना, रोज उसी रास्ते से आ रहे तो पता होता है ये आ जाएगा। तो सीखो और सीख के अच्छे से फिर एग्जाम में। Now the next question, question number 12 is write down the electronic configuration of magnesium and oxygen। बच्चे हो गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ इतना चाहिए, इसको 2 और 8 बनाने हैं। तो इट शो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लूज शो करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये गेन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। गिव द टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। लो जी, अभी यहाँ पे अभी बात चल रही थी तो मैंने कहा ये इसको देगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये अगर गेन करेगा ये बन जाएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा और फिर जो कंपाउंड बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो होगा आयनिक कंपाउंड। उसके बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज भी बतानी थी, यहाँ लिखा था हाँ जी, 2 प्रॉपर्टीज बतानी थी, एक मैं बता चुकी हूँ। एक तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। ठीक है, दूसरा ये भी लिख सकते हो कि वो कंडक्शन अगर शो करते हैं तो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं होगी, मोल्टन स्टेट में क्योंकि आयंस फ्री होते हैं तो कंडक्शन होती है मोल्टन स्टेट में, ये भी लिख सकते हैं। 2 सिंपल सी प्रॉपर्टी इन्होंने लिखी है कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, दूसरा ये लिखा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है क्योंकि एक्शन है दोनों के बीच में। तो मैग्नीशियम लूज करेगा बेटे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा बच्चे तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होगा। यहाँ पे रिएक्शन भी बता दी है ना। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन बताया है, मैग्नीशियम के पास 2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं नहीं चाहिए, उसको तो 2-8 वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन 2-6 की बजाय 2-8 बनना चाहता है। इट वांट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नियन, नियॉन जो एटॉमिक नंबर 10 है ना उसके जैसा ये बनना चाहता है तो ये इसको दे देगा। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन गया, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन गया। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव जो आयनिक वो जो स्ट्रक्चर हुई है उसकी वजह से फॉर्मूला भी बन गया MgO और इस तरह से ये एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस। अब बात आ रही है एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी, सिंपल बेसिक जो मेटलर्जिकल आपके प्रोसेसेस है उनकी बात आ रही है। कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल। वाई? कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा किसको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को। तो जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी तो हमने कहा था करीना, यहाँ कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, देन फरारी, है ना। तो हमने सोडियम का नाम देखा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का नाम देखा, एल्यूमिनियम का नाम देखा, ये कहाँ आ रहे हैं सीरीज में, दीज आर प्रेजेंट हायर इन द सीरीज, अबव द सीरीज। तो जो जितने ऊपर वाले थे वो हाईली रिएक्टिव थे, ठीक ही नहीं। अब कार्बन कहीं बीच में आता है, वो लेस रिएक्टिव है, ये सब हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। तो अगर ये हाईली रिएक्टिव है देन दैट ऑफ कार्बन, तो ये जो है कार्बन वो रिडक्शन नहीं कर पाएगा। आपको पता है ना कि हम ना रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है ना उनकी रिएक्शन करवाते हैं, है ना। उनका जो सल्फाइड होता है, जैसे मरकरी का सल्फाइड था हमारे पास जिसको सिनाबार कहते हैं, सिनाबार इज अ ओर ऑफ, आंसर तो सिनेबार इज ओर ऑफ विच मेटल। तो जो सिनेबार था, यहाँ हमारे पास कॉपर का जो सल्फाइड था CuS, ठीक है, उसको हम ना ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते थे, यहाँ लिखते थे। ये जो सल्फाइड है ना इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके को हम कॉपर का ना ऑक्साइड बना लेते थे। जब भी हमारे पास ऑक्साइड होता था ना बेटा, ऑक्सीजन को रिमूव करना रिडक्शन कहते हैं ना, हम उसकी रिडक्शन कर देते थे। ये ऑक्साइड भी कैसे बनता था, हम इसकी रोस्टिंग कर देते थे, ROASTING, हम उसकी रोस्टिंग कर देते थे तो ऑक्साइड बन जाता। ऑक्साइड को हटाना बहुत आसान है, ऑक्साइड हटाएंगे तो ही तो ये कॉपर मेटल मिलेगी ना हमें। तो ऑक्सीजन को हटाना यानी रिडक्शन कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कॉपर मिल जाता था। कॉपर की हम रिफाइनिंग कर लेते थे यानी प्यूरिफिकेशन कर लेते थे।
कोई भी मेटल है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो हमें किसी ना किसी और की फॉर्म में मिलती है, या तो उसके सल्फाइड की फॉर्म में या तो उसके ऑक्साइड की फॉर्म में। तो जो ऑक्साइड है या सल्फाइड है वो हटा के फिर हमें मेटल मिलता है, तो हम बोलते हैं आपका रोस्टिंग करना। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, जो बीच में लाई करेंगे, जैसे कि जिंक। तो उसके लिए हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों करते हैं। अब जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो रिडक्शन भी नहीं करेंगे, अपनी कार्बन तो कर ही नहीं पाएगा उनकी रिडक्शन, क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव है। तो हम इन मेटल्स को जो एक्टिविटी सीरीज में, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, हायर इन द एक्टिविटी सीरीज। तो इनको हम कैसे, इनका जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए एक हमारे पास स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो सोडियम है या एल्यूमिनियम है, या हमारे पास ये जो ऊपर कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम है, इनका हमारे पास या तो क्लोराइड्स होने चाहिए या तो इनके हमारे पास ऑक्साइड्स होने चाहिए मोल्टन फॉर्म। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होना चाहिए हमारे पास सोडियम का क्लोराइड होना चाहिए, और वो भी मोल्टन फॉर्म में हमारे पास होगा। तब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब उस प्रोसेस में पता क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हम ये जो मोल्टन मटेरियल है ना, आगे चलते हैं, ये सारी थ्योरी लिखी है जो मैंने आपको बता दी कि बच्चे जो हायर इन द सीरीज है ना, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर ये हाईली रिएक्टिव हैं तो ये कार्बन के साथ रिडक्शन इनकी नहीं हो पाएगी, ठीक है, कार्बन इनकी रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, इसका जो मोल्टन फॉर्म है उसमें से हम करंट को पास करेंगे, बैटरी यानी डीसी करंट को हम अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, हमारे पास होगी कैथोड की रोड, हमारे पास होगी एनोड की रोड। हम एक बीकर में, जहाँ पे ये दोनों रोड्स हैं, कैथोड वाली और एनोड वाली, फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl मोल्टन फॉर्म में लिया है, Na पॉजिटिव है हमारे पास, Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव रोड है उसकी तरफ, यानी कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। और जो Cl है वो नेगेटिव है, नेगेटिव आयन है, वो कौन सी रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो Cl पॉजिटिव की तरफ लगना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मेटल को यानी सोडियम को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स क्लोराइड, क्योंकि हम इसकी रिडक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ कार्बन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। लेकिन मोल्टन फॉर्म में अगर इनके पास, हमारे पास इनके क्लोराइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा ना Al2O3, उसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से एल्यूमिनियम को सेपरेट कर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। So the next question number 14 is list in tabular form the three chemical properties on the basis of which we can differentiate metal और नॉन मेटल का डिफरेंस बताना है आपको, बहुत आसान है। तो फिजिकली, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि तीन केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। तो मेटल जो है वो याद रखना है, जैसे सोडियम है या मैग्नीशियम है, ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये हमें देते हैं कैसे ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल हमें कैसे ऑक्साइड देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। पहला डिफरेंस ये हो गया, फर्स्ट डिफरेंस। जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो मेटल्स क्या, हाईली रिएक्टिव वाली, हाईली विग्रस रिएक्शन जो है, वायलेंट रिएक्शन जो है वो शो कर रही थी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही थी। ये मेटल जो है हाइड्रोजन को बच्चे डिस्प्लेस कर रही थी जब हमने इनकी रिएक्शन की। ये मेटल, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करती, नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद वाटर। क्लोरीन रिएक्ट कर जाता है, बाकी नहीं करता। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जो मेटल्स है ना वो ज्यादातर क्या करती हैं, जैसे सोडियम है आपने देखा लूज कर रही थी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम आप देख रहे थे लूज कर रही थी इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम क्या कर रही है, लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, बताइए कौन सा एजेंट एक्ट करेंगी। और नॉन मेटल्स का उल्टा था, नॉन मेटल्स में हमने देखा जैसे क्लोरीन है, हम उसको ले रहे थे तो वो नेगेटिव की तरह, ऑक्सीजन आ रहा था वो नेगेटिव की तरह, O2 नेगेटिव। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करे उसको क्या कहते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये कैसे एजेंट की तरह एक्ट करता है,
ये शो कर रहा है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये 3 हैं आपके, ये लिखे हुए, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखा ना। तो ये 3 डिफरेंस है, केमिकल डिफरेंस जो आपको लर्न रखने हैं। इससे नीचे जो क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। वो लिखा था कि जब आप आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो उससे आपके टूटे हुए मशीन के पार्ट्स जो है, आप उन क्रैक्स को, या रेलवे ट्रैक में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं आप उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है ना, Fe2O3 बच्चे, इसके साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दो। जब भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, समझ लो मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से है ना, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वाला झमेला है। तो यहाँ पे यस डिस्प्लेसमेंट है। आप जब रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करेंगे तो आपको करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, आपको एल्यूमिनियम याद आ जाएगा। ये रिएक्टिव है, ऑल्टो, जेन, फरारी। ये देखिए ये नीचे रह गया, इट इज बिलो इन द सीरीज, इट इज हायर इन द सीरीज। जो हायर इन द सीरीज है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये रिएक्टिव है तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो आयरन हो गया अकेला, एल्यूमिनियम का बन जाएगा ऑक्साइड। अगर ये आयरन हमें मिल जाएगा मोल्टन फॉर्म में, ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, उससे जो क्रैक्स है मशीन्स के या रेलवे ट्रैक्स के, उसको हम ज्वाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, टफ है नहीं ना, दोबारा सुनना समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वेरियस स्टेप व्हिच इज इन्वॉल्व इन द, ये मैंने ओरली तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताती हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन जरूर दिया है, मैंने कहा कि एक मरकरी का जो सल्फाइड है, जिसको सिनामार कहते हैं, द ओर ऑफ, ये बता दिया आई थिंक। तो जब भी मेरे पास जो लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज जो प्रेजेंट है ना मेटल, चाहे वो मरकरी का सल्फाइड है या कॉपर का सल्फाइड है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, रोस्ट करती हूँ। मैं उसकी रोस्टिंग करती हूँ ताकि मैं उनको कन्वर्ट कर सकूँ उनके ऑक्साइड में, कॉपर का ऑक्साइड या मरकरी का ऑक्साइड। इस तरह से आ गया। रोस्टिंग कैसे याद रखना है कि रोस्टिंग से ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही याद करती हूँ कि फ्राई पैन है मेरे पास और मैं चने रोस्ट कर, मैं उछाल उछाल के चने को रोस्ट कर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैं उनको हीट कर रही हूँ। व्हेन आई हीट समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होगी, ऑक्साइड बनी। अब ऑक्साइड की क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाना है, यानी उसकी क्या कर दीजिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर हम करेंगे तो ऑक्साइड हटेगा तो क्या बनेगा, कॉपर मिल जाएगा। बहुत इजी टेक्निक है। ये किसके लिए किया, जो लोअर इन द एक्टिविटी सीरीज है उनके लिए। जो मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज है, अब उनकी बात कर लेते हैं। मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज यानी मॉडरेट वालों की बात कर, फॉर एग्जाम्पल जिंक। तो जिंक बच्चे, जिंक का सल्फाइड अगर होगा तो ठीक है, उसकी भी रोस्टिंग कर देंगे, तो हम रोस्टिंग से उसका जिंक का ऑक्साइड बनाएंगे, उसके बाद उसको हीट करके उसकी हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन से हमें जिंक मिल जाएगा। जिंक हमें कई बार जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल जाता है, ये ओर की फॉर्म में भी मिल जाता है। तो हम इसकी ना बच्चे कैल्सिनेशन कर, तो इसमें दोनों स्टेप्स आ गए कि आप रोस्टिंग भी करते हैं, आप कैल्सिनेशन भी करते हैं। तो कैल्सिनेशन से कार्बोनेट हट जाएगा, आपके पास जिंक का ऑक्साइड आएगा, उसकी आप रिडक्शन कर दीजिए। रिडक्शन आप करते हैं कार्बन की प्रेजेंस में, ये भी याद रखना। दिस इज स्टार मार्क मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कार्बन के साथ आप रिडक्शन करते हैं तो जिंक मिल जाता है। लेकिन जो हायर इन द सीरीज हैं उनके लिए क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करी। ठीक है, तो दिस इज डन। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, यहाँ पे मैं फिनिश कर लो, फ्लो चार्ट दोबारा से दिखा दो, देख लेना, आराम से देख लेना। ठीक है, नाउ दिस इज डन। एक और वीडियो बनाऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बच्चे जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको, और अगर आप चाहते हो कि मैम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और दीजिए तो मैं जरूर दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज साइंस साइड एंड शेयर शेयर मैक्सिमम शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू बच्चे इतना सपोर्ट देने के लिए, आप मुझे बहुत बहुत। ओके बच्चे।